14 में। क्वेश्चन नंबर 14, बैलून वाला क्वेश्चन देखो, एग्जाम में जरूरी नहीं डायग्राम आए, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन अपन ऐसा वैसे कर चुके हैं पहले भी सेम प्रोसेस पे। ये मेरा unpointed tall girl spots a balloon moving with a wind in horizontal line at a height of 88.2 मीटर from the ground। तो लड़की है कितनी, 1.2 मीटर की, ये लड़की हो गई। इसने एक बैलून को देखा जिसकी ग्राउंड से हाइट कितनी, 2 मीटर है। बैलून की हाइट है 88.2 मीटर, ठीक है। इसने उसको देखा, अब ये कह रहा विंड की वजह से चाह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल इन 60 डिग्री। गर्ल की आईज ये रही, बैलून ये रहा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा उसमें पर्टिकुलर किसी इंस्टेंट पे 60 डिग्री दे रखा है, ये बन गया क्लियर हॉरिजॉन्टल लेवल से। इसके बाद ये क्या बोल रहा है अपने को, आफ्टर सम टाइम द एंगल 30, हमारा खुद का फॉर्मूला गया है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि भाई बैलून उस साइड जा रहा है या इस साइड आ रहा है, अपने को पता लगाना है। कैसे पता लगेगा, अगर बैलून इधर आएगा तो एंगल और बढ़ जाएगा, ये एंगल और बड़ा ओपन होएगा, दूर जाएगा तो एंगल कम होएगा क्योंकि ये क्या आएगा, ऐसे पहुंचेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से, तो कंडीशन क्या क्रिएट हुई, हमारे को पता पड़ा बैलून इस जगह पे था, है? इसने बोला कि एंगल जो है रिड्यूस होकर 30 हो रहा था, एंगल 30 बन रहा है, कहने का मतलब ये इधर से दूर जाएगा, ये भी 30 बन जाएगा, एंगल इसका ऊपर जा रहा है, वैसे स्टार्ट किया। यहाँ पे क्या है अपने पास, एंगल बन गया, ठीक है। क्या है अपने को पूछा गया है इसने कि विंड की जो है, विंड की वजह से उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, डिस्टेंस ट्रेवल हुई इस पॉइंट से लेके इस डिस्टेंस ट्रेवल, ये तो ग्राउंड लेवल था, डिस्टेंस हुई है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रेवल, ये मान लिया अपन ने एक्स, ये एक्स का जो पता नहीं है इसका वैल्यूएशन मान लिया वाई, ठीक है। ये पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इस जगह तक में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो हमारे पास कंडीशन क्या हुई, हमें निकालनी है एक्स, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की ट्रेवल हुई है इस पॉइंट के थ्रू, ये हमने एक्स्ट्रा मानी है भाई, अजम्पशन तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज जीएच कौन लिखेगा बार बार। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 88.2 है, 1.2 मीटर की टॉल गर्ल थी, ये भी 1.2 हो गया, बचा कितना 87 मीटर। सेम यहाँ पे भी काम आएगा 87, कितना हो गया 87, लिख लो साइड में ताकि हमें दिमाग में रहेगा, तो क्वेश्चन में गलती से 88.2 रखनी आएगा, जो दिखता है वही लिखनी आता है, ठीक है। नाउ कैलकुलेशन करनी है, हमने को एक्स निकालना है, बहुत इजी प्रोसेस है, डिस्क्रिप्शन आप खुद लिखेंगे, इन ट्राइंगल GHF, मैंने पहले क्या समझाया, कौन सा ट्राइंगल पहले लेना है, छोटा ट्राइंगल पहले लेना, ले लिया GHF, एंगल कौन सा इसका 60, tan 60 इक्वल्स टू 87 बाय 7, ये तो बहुत ही हो गया, 87 बाई √3, काटने में भी आसानी है, √3 √3 लगाया, कितनी बार कटा 3 से 29 टाइम, तो 29 √3, वाई की वैल्यू सीधी निकाल ली। इस फॉर्मेट में काम आएगा तो इसमें, नहीं तो डिवाइड वाला फॉर्मेट भी उन्हें पता है वो क्या आएगा, 87 बाई √3, जैसा रिक्वायरमेंट होगा हम वैसा यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या लेंगे इसके बाद में, इन ट्राइंगल GDE क्या बनेगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू अपॉन, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक x प्लस वाई, तो आ गया 1/√3, 87 अपॉन x प्लस वाई, तो बहुत इजी प्रोसेस, हम जानते हैं y की वैल्यू रखनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई में जो निकालना उसको इजीली लेफ्ट साइड में ले जाओ, 87√3, से बनाने की कोई जरूरत नहीं है, y की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पुट करो फ्री 29√3, 29√3, x कितना हो गया 58√3,
अपने वो निकालने के दी डिसेबल, वो निकल गए 58 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 15 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉजिक ज्यादा लग रहा है पहली चीज से। दूसरा बात, केस स्टडी के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, ठीक है। ये केस स्टडी आएगी तुम्हारे इसमें, है ना, केस स्टडी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी चीज इसमें क्या, थोड़ा सा स्पीड और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। तुम्हें आरडी में बहुत सारे क्वेश्चनों में मिले, तो तुम आरडी शर्मा सॉल्व करोगे, तो कोई भी एक्स्ट्रा बुक सॉल्व करोगे, तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें, कॉन्सेप्ट में कोई मैटर नहीं, इजी प्रोसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस छोटा सा ही कॉन्सेप्ट चेंज है ना, और कॉन्सेप्ट में थोड़ा समझाना चाहूंगा किसके साथ कर रहे हैं, जैसे कोई सी भी चीज है ना, एक ही बार में समझ में आएगा, भले कितना ही लंबा क्वेश्चन है, कितना हाई लेवल क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट मैटर करता है हमेशा। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था अब तक, ये चीज क्या है, मीटर सेंटीमीटर इसमें चल रहे थे, ये भी मीटर सेंटीमीटर में चल रहे थे। तो हमने अब तक जो भी डील की वो किसमें की, हाइट एंड डिस्टेंस, ये की हाइट एंड डिस्टेंस के साथ डील की। हाइट ये भी क्या एक तरीके से डिस्टेंस ही है, लेंथ, ये भी क्या है डिस्टेंस ही है, लेंथ। टाइम, तो हम स्पीड इंटू टाइम करके हर जगह क्या बनाएंगे, और हर जगह क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ही लिखेंगे, हम स्पीड और टाइम को यहाँ नहीं लिखेंगे। जैसे मानना कि मेरे पास स्पीड एक्स है, टाइम टी है, तो मैं इनको अलग अलग शो नहीं करूंगा, मैं क्या मानूंगा, स्पीड इंटू टाइम दैट इज डिस्टेंस। जब भी इसको यहाँ शो करना होगा क्या लिखूंगा, एक्स इंटू टी, ऐसे चलूंगा। आई बात समझ में, क्योंकि हमें अपना पंगा क्रिएट करना नहीं, हम डिस्टेंस के साथ जाएंगे। टाइम अगर उसने दे रखा तो हम उसको पुट कर दो, स्पीड अपने आप निकल जाएगी, एक्स बचेगा, केवल एक ही बचेगा, नहीं बचो, चाहे एक्स बचो चाहे टी बचो, बट हम डील किसके साथ कर रहे हैं, ओनली डिस्टेंस के साथ ही कर रहे हैं, लेंथ वाले पार के साथ ही कर रहे हैं। क्लियर, कोई डाउट, समझ में आ गई बात। अब क्वेश्चन देखो इसका, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 15, A straight highway leads to the foot of a tower। ये हाईवे बना दिया और ये टावर बना दिया, टावर के फुट की तरफ जा रहा है, जा रहा है। ये बोल रहा है a man standing at the top of a tower observes a car, पे खड़ा हुआ है इस जगह पे, वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कार को। कार क्या कर रही है, मूव कर रही है। ऑब्जर्व कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। ये कार यहाँ पे है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आया, 30, तो यहाँ से 30, तो ये भी कितना हो गया, 30 हो गया। क्लियर, आगे क्या बोल रहा है, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, टावर के फुट की तरफ भग रही है। 6 सेकंड के बाद में द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। 6 सेकंड के बाद में कार का डिप्रेशन एंगल कितना आया, 60। भगेगी तो देरी आएगी, इधर तो जाने से रही, ये 60 दिख रहा है, क्लियर। डिप्रेशन बोला, इसे उल्टा भी दिखाना ही पड़ेगा। समझ में आ गई बात, कोई डाउट। ये घटना कितने सेकंड में हुई, 6 सेकंड में। स्पीड उसने बोली यूनिफॉर्म, हम मान लेंगे उसने नहीं बताई तो अपनी मर्जी पे। आगे बोल रहा है फाइंड द टाइम कार को इस पॉइंट से यहाँ फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, वो आपको निकालना है, ठीक है। अब अपन आते हैं अपने अजम्पशन के ऊपर। स्पीड इसने बोली नहीं, लेट स्पीड ऑफ कार बी एक्स मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड मान लो, क्योंकि उसने टाइम किसमें दिया है, सेकेंड में, इसलिए मैंने मीटर पर सेकेंड माना। अगर वो आवर में देता, मैं स्पीड क्या मानता, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट वन, डिस्टेंस इन 6 सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल लिख लेना ना, कितना है, 6 इंटू एक्स मीटर, टाइम इंटू स्पीड, 6 इंटू एक्स मीटर। ए बी सी बी, ए बी कितना आ गया, 6x मीटर, ये आ गया अपना ए बी 6x। क्लियर, अपन ने बोला भाई हमेशा डिस्टेंस ही शो करूंगा, स्पीड वगैरह नहीं लिखूंगा।
यहाँ से इस जगह से इस जगह पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो पूछा। स्पीड पता ही है, यूनिफॉर्म है, स्पीड अभी भी क्या है एक्स, टाइम उसने दिया नहीं, पूछा है, टाइम को क्या मानेंगे, लेट टाइम टेकन भी टी सेकेंड, लेट टाइम टेकन टू रीच कार टू रीच नियर फुट ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट बी, ठीक है, इक्वल टू टी सेकेंड। बीसी कितना आ गया, टी इंटू एक्स या एक्स इंटू टी, जावा जैसे लिखो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। मैं फॉर्मेट मेंटेन कर रहा हूँ 6 इंटू एक्स और टी इंटू एक्स मीटर, ये हो गया टी इंटू एक्स मीटर, क्लियर। अब तो हम समझदार हैं, क्यों, निकालना क्या है टाइम, ये पता है, ये पता नहीं पता तो क्या करें, क्या फर्क पड़ रहा है। मान लिया ट्राइंगल पहले कौन सा लगाएंगे, इन ट्राइंगल बीबीसी, छोटा पहले लगाएंगे, tan 60 इक्वल्स टू एच अपॉन टी एक्स √3 टी एक्स इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे अननोन सभी है, एच अननोन, एक्स अननोन, टी अननोन, पूछा इसने ओनली क्या है टी, हमें केवल टी निकालना है, समझ में आ गई बात। अब सोचिए कि भाई दूसरी में लूंगा, दूसरी में काम की चीज कौन सी नहीं है, एच काम का नहीं है, एक्स काम का नहीं, काम का ओनली क्या है टी, बट टी निकालने के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो एच और एक्स निकालना पड़ा तो निकालेंगे, और सीधा टी निकल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन ट्राइंगल कौन सा आया, ए सी बी, ठीक है, tan 30 इक्वल्स टू एच अपॉन 6, tan 30 क्या होता है 1 बाय एच, कितना आया √3 टी एक्स, एच का मैटर तो खत्म हो गया, 6x प्लस टी एक्स, यहां से x कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचा 6 प्लस x पूरा बाहर आ गया, मेरे को x निकालना है क्या, नहीं चाहिए, हम x से x को काट सकते हैं, प्लस में तो मल्टीप्लाई में आया ना बेटा, तो 10 काटूंगा नहीं क्या 5 से 10 को, अपना क्या भी कर, अरे बात समझ में, ये तो गया। अब ओनली बचेगी क्या टी, 6 प्लस टी और √3 इंटू √3 टी कितना आ गया 3t इक्वल्स टू 6 प्लस टी, 2t इक्वल टू 6, t इक्वल टू 3 सेकेंड, पूछा ही टी था, सीधा ही निकल गया, क्लियर। Angle of elevation of the top of a tower from 2 point at a distance of 4 and 9 from the base of a tower it are complement, समस्या ये है कि सेम स्ट्रेट लाइन में तो ठीक है, ठीक है, बट ये क्या कहना चाहता है, हो सकता है इधर इधर भी हो, क्या फर्क पड़ रहा है, बड़ी बात नहीं है ना, तो हम तो दोनों को एक ही साइड में ले लेते हैं, तो बड़ी बात, स्पेसिफाई किया नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात है। कॉम्प्लीमेंट तो एक को माना थीटा, दूसरा क्या बनेगा 90 माइनस थीटा, बन गया। पूछा गया इसके बाद में डिस्टेंस है 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद आर कॉम्प्लीमेंट, सेम स्ट्रेट लाइन तो एक ही साइड में ले लेंगे, कोई दिक्कत, डिस्टेंस कहाँ से, टावर से, टावर के फुट से कितना है 4 और दूसरा कितना है 9, फुट से 9 है सीधा, बीच में नहीं बोला, ए बी सी डी, चलिए। पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ द टावर दैट इज 6 मीटर, आपको बतानी प्रूव करना है, तो गिवन तुम लिख लोगे, टू प्रूव तुम लिखोगे सी डी बराबर 6 लाना है, इसको मान लिया मैंने एच, ठीक है, सी डी इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू 6 मीटर, ये लाना है, पहले करूंगा छोटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू एच बाई 4, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, ये हो गया cos थीटा इक्वल्स टू एच बाई फर्स्ट इक्वेशन,
नेक्स्ट इन ट्राइंगल ACD tan थीटा इक्वल्स टू h अपॉन 9। दो ऑप्शन है तुम्हारे पास में, यहाँ से कोट थीटा से tan थीटा निकाल लो, क्या आएगा 4/h, उल्टा हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2, tan इंटू कोट क्या हो जाएगा 1, आंसर एक ही बार में जाएगा। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, भाई तुम रिप्लेस करो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोट से tan की वैल्यू निकाल के रिप्लेस कर दो और सीधा करो तो कोई दिक्कत नहीं है। tan इंटू कोट इक्वल्स टू h अपॉन 4 इंटू h अपॉन 1 इक्वल्स टू h स्क्वायर बाई 36, h स्क्वायर इक्वल्स टू 36, तो h इक्वल्स टू प्लस माइनस हाइट कांट बी नेगेटिव। क्लियर, हाइट नेगेटिव नहीं होगी। एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, a tower stands vertically on the way from the foot of tower, तो बेस कितना हो गया इस जगह 15, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60, क्या पूछ रहा है हाइट, इजी क्वेश्चन, tan थीटा लगा के निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आप लोग खुद करो। क्लियर, करना है कि ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 2 देखो, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं, मैं समझाता हूँ, बहुत इजी प्रोसेस ही है। देखो क्वेश्चन को पढ़ो एक बार सब, उसके बाद में करा देता हूँ। देखो, an electrician has to repair a fault on a pole which is at a height of 5 मीटर। तो ये 5 मीटर की हाइट पे इसका फॉल्ट, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 5 फीट। ठीक है, तो डायग्राम दे रखा है, इसलिए मैं उसके अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं देता तो अपने को बनाना पड़ता। फिर ये बोल रहा है शी नीड्स टू रीच 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ अ पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, मतलब 0.3 मीटर, बची कितनी 3.7 मीटर बची हाइट। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है अपने को, नेक्स्ट ये बोल रहा है what should be the length of the ladder that she should use which when inclined at an angle of 60 degree from the horizontal would enable her to reach the required position तक पहुंचने में उसको हेल्प कर सके, ऐसे लेडर की लेंथ निकालो। अपने को निकालनी लेडर की लेंथ ऑफ लेडर निकालनी, ठीक है, और 60 डिग्री का एंगल निकालिए। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ लेडर, आपको वो निकालना है, ये कितना है x, है ना, ये कितने डिस्टेंस पे, दोनों चीजें निकालनी है। आपको लेडर की लेंथ निकालनी है, दोनों ये भी निकालना है। ये मान लिया अपन ने L लेंथ ऑफ लेडर, ठीक है, पता है हाइपोटेन्यूज निकालना है, ये दे दिया A B C, वो तो बस बेवकूफ बनाने के लिए दिया है ताकि बच्चे 5 का यूज करेंगे। क्या इन ट्राइंगल BAC tan 60 इक्वल्स टू sin 60 इक्वल्स टू 3.7 बाय L परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2 इक्वल्स टू 3.7 बाय L, L इक्वल्स टू सेंस नहीं एज इट इज नीचे बनेगा, तो सॉल्व तो करना है कि हमें पूछा है, रेशनलाइज करके आंसर तो निकालना ही पड़ेगा। ये आ गया 7.4/3 √3, वैल्यू दे रखी इसमें √3 की 1.73, आपको वैल्यू निकालनी है 1.73 देके दे रखा है, तो सॉल्यूशन करना है, समझो मेरी बात को, 1.73 लेना है, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड बाय 3। हमेशा जब भी ऐसा केस फंसे दिमाग में रखना, पहले मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट ऑप्शन में डिवाइड करना है। अगर तुमने मल्टीप्लाई आंसर में वेरिएशन आएगा, इसका रीजन मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो रीजन क्या है बेटा, मेरे को बोला 5/3 को 5000 से मल्टीप्लाई, ये 1 लाख से मल्टीप्लाई करना, इतना क्यों लगा दिया ना, इससे करना। अब 5/3 को मैं तो क्या लिखूंगा 1.66, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
यही चीज आएगी। अब 1.66 है, मैं तो 2 डेसिमल तक लेके दूर हो जाऊंगा, तीसरा डेसिमल तो मैं लेता ही नहीं, और अगर मैं लेता हूँ अप्रोक्सीमेशन तो 7 बनेगा। मैंने अगर 1.67 लिया तो ये 1.66 लिया तो ये, दोनों ऑप्शन आ गए। अब देखना इसका पंगा, बड़ी क्वांटिटी अगर साथ में मल्टीप्लाई में पड़ी हुई है वो पंगा क्रिएट करती है, अगर छोटी है तो इतना पंगा नहीं बनाती, यहाँ पे छोटी है तो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, बट बड़ी क्वांटिटी हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। देखो जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 जीरो हट जाएंगे पीछे के, बचा कितना 1000, तो कितना बन गया 166,000। ये इसका फाइनल आंसर इस पूरे स्टेप का 1.66 लेने पे। इसको 167, इतना बड़ा डिफरेंस आ गया 1000 का, कितना डिफरेंस आया 1000 का आ गया। और दोनों ही आंसर करेक्ट नहीं है, क्योंकि आंसर क्या आएगा अगर हम इसको प्रॉपर सोल्व करें तो इसको लगाया तो क्या आया डिवाइड बाई 3। अब सोल्व करो, 3 1 जा 3, 1 टाइम 2 बचा 20, 3 6 जा 18, फिर 20, 6 जा 18, फिर 20, ये बन गया क्लियर पॉइंट। तो वही तो समस्या है कि जब वैल्यू मल्टीप्लाई में अगर बड़ी है, वैल्यू अगर मल्टीप्लायर में बड़ी है और आप पहले इसका अप्रोक्सीमेशन ले रहे हो, तो जो लास्ट आंसर देगा वो अप्रोक्सीमेशन देगा ही। हमेशा मल्टीप्लाई पहले करना है, डिवाइड का ऑप्शन लास्ट क्रिएट होगा आपका। समझ में आई बात? तो जो आंसर लास्ट में निकलेगा उसको आप अप्रोक्सीमेट, मैं अब क्या लिख सकता हूँ अप्रोक्स। अभी ऐसा फर्क दिखेगा 0.66 या 0.67, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर ये क्या है, आई बात समझ में? इसमें इसमें भी फर्क तो पड़ेगा ना बेटा। जैसे मान लो सपोज मैंने अभी खुद किया, दोनों चीजें समझो, 3 से क्या कितना है 3 2 जा 6, 1 बचा 14, 3 4 जा 12, 1.4 समथिंग आ रहा है, 1.4 आगे भी कुछ वैल्यू आ रही है मैं वो ले लूंगा, उसको 1.73 टाइम्स वापस मल्टीप्लाई करना है, तो वो सेकंड डेसिमल में वैल्यू दिखाएगा डिफरेंस में श्योर। इसलिए पहले आपको मल्टीप्लाई करना, ये कितना आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 74, ठीक है, डिवाइड बाय 3, ये कितना आ गया 3 4 जा 12, ठीक है, चेक करने लगे। हाँ वो तो लग जाएगा, 3 4 जा 12, 1 आ गया 18, 3 6 जा 18, ठीक है, 1 क्यों आया मेरे, एक सेकंड, यहाँ पे 6 और 2 8, यहाँ पे क्या आ रहा है 12 ही आ रहा है, 3 4 जा 12, 20 यहाँ पे 70, 3 6 जा 18, आगे की वैल्यू हो रहेगी है ना, कितना है 222, 3 7 जा 21, एंड देन डेसिमल लगेगा, और हम जानते हैं ऑलरेडी 3 के बाद डेसिमल लगाना, 1 2 3, आंसर क्या गया 4.267, अप्रोक्सीमेटली 4.27 मीटर, ठीक है। हाँ वो उसी की वजह से आ रहा है डिफरेंस, श्योर है, उसमें उल्टा क्या होगा, क्लियर, समझ में आ गई बात, कोई डाउट? अपने को यही फॉलो, डिफरेंस क्यों क्रिएट हो रहा है उसका रीजन है, तुम्हारा आंसर दे देगा 4.28, ठीक है, यहाँ डिफरेंस होने का रीजन ये है बेटा कि आपने जब इसको 7.4/3 करके यहाँ पे लिखा √3, √3 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है 1.7325 70 20 508, ये होती है, आगे से भी चलती जाएगी, तो आप इतनी सारी वैल्यू को तो खा गए, इसका जो इफेक्ट है वो कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे देखो, सही बात समझ में, इसकी वो वैल्यू चेंज आएगी।
एग्जाम में अगर तुम्हें काउंटेबल माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम सिंपल कर रहे हो तब भी माना जाएगा। तो ऐसे केसेस में फॉलो कर लेना, हमें पता है कि ऐसे केसेस में फॉलो बेटर है, सीधा डिवाइड करना है, अगर आंसर निकालना तो कर लेना, रेशनलाइज करे बिना कर लेना, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा बट कर लेना। ओके क्लियर, समझ में आ गई बात। तो हमें इस चीज का एग्जाम में ध्यान रखना है, अगर उसने √3 की वैल्यू दे रखी है तो हम रेशनलाइज सीधा करेंगे। ओनली रेशनलाइज कहाँ करें वो भी समझा देता हूँ तुम्हारे को इस केस के थ्रू। देखो अगर ये चीज ऐसे आती 7.4 डिवाइड बाय √3 - 1 होता, तो मैं अगर सीधी वैल्यू पुट करता 1.73 फिर -1 करके फिर सॉल्व करता, तब तो मैं बेवकूफ बना देता। क्यों, यहाँ पर रेशनलाइज करने से फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, उसका रीजन समझो। उसका रीजन ये है कि नीचे की वैल्यू क्या हो गई, पूरी सॉल्व हो गई है आपकी। नीचे की वैल्यू क्या हो गई है, पूरी सॉल्व। 3 - 1 इतना डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, सही बात समझ में। बट इस केस में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इसलिए आप नीचे तो 2 बन गया, ऊपर क्या आ गया √3 + 1 और नीचे क्या हो गया 2। इस 2 से फर्क पड़ेगा नहीं ना, ये तो पूरी काउंटिंग हो गई, तो √3 का स्क्वायर 3 बन गया प्रॉपर, तो कैलकुलेशन डिफरेंस नहीं दिखा रहा है। बना √3 का स्क्वायर, पर जब अजम्पशन की वैल्यूज में डिफरेंस क्रिएट किया, ऐसे यहाँ पर भी डिफरेंस तो क्रिएट होगा ही थी। नीचे √3 - 1 की वैल्यू 2050 रखनी थी, उसको हमने अप्रोक्सीमेशन में क्या लिया, ये वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। इतनी वैल्यू कम हो गई तो जो आंसर आएगा वो थोड़ा बढ़ के आएगा। आई बात समझ में। फिर तुम्हारी चॉइस, जैसे तुम करना चाहो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एग्जाम में याद आ जाए वो कर लेना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोनों आंसर वैलिड माने जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर इसलिए कह रहा है आप लोगों के लिए कि आप हमेशा रेशनलाइज करके करते हैं और रेशनलाइज करके ही आंसर करेंगे, ठीक है। हमें डिफरेंस क्रिएट नहीं करना है अपने लिए, क्योंकि हमेशा से हम शुरू से रेशनलाइज करके ही करते आए हैं, ठीक है। तो हम रेशनलाइज करके करेंगे कि मैं पिछले काफी टाइम से बोर्ड की कोशिश को मैं चेक कर रहा हूँ, कोई डिफरेंस नहीं आता, अप्रोक्सीमेशन आंसर को हमेशा वैलिड किया जाता है। तो अपने को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अप्रोक्सीमेशन आंसर उसको एक्सटेंड कर, ठीक है। दोनों ऑप्शन करेक्ट रहेंगे। नाउ नेक्स्ट वन, अब देखो एग्जांपल नंबर 3, 4, 5 तो अपन एक्सरसाइज में कर चुके, सेम टाइप क्वेश्चन। थोड़ा 6 क्वेश्चन भी अपन ने कर तो लिया है, बट थोड़ा सा डिफरेंस हल्का सा आ रहा है, क्योंकि उसमें रेशनलाइज का पार्ट थोड़ा ज्यादा आ रहा है। तो देखते हैं, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और एक छोटी सी बिल्डिंग है। दोनों बिल्डिंग के लिए वो कह रहा है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखा रखे है उस टॉप और दोनों के एंगल ऑफ टॉप एंड बॉटम 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग जो है उसके एंगल के डिप्रेशन बता रखे हैं अपने को 5 से। दोनों अलग बता दिए, एक कितना है 30 और दूसरा 45। तो ये छोटा तो 30 दे रखा है, बड़ा वाला 45 दे रखा है, ठीक है। ये हो गया, ये बना दिया, ये कितना हो गया 45 कॉमन 8 से 8 कितना इधर आ गया, ये अपने मान ली इसको h। तो बिल्डिंग जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी हो गई h+8। क्लियर, समझ में आ गई चीज। हमने पूरी को h नहीं माना, नहीं तो फिर h-8 लेना पड़ेगा, दिक्कत करेगा। ये मान लिया x, तो ये भी कितना हुआ x ही होएगा। अब निकालना क्या है अपने को, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट, उनके बीच में डिस्टेंस, तो x भी निकालनी है और ये भी निकालनी है पूरी हाइट। छोटा ट्राइंगल पहले लूंगा, ठीक है। कौन सा बना ADE, इसमें क्या आ रहा है 30 तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 इक्वल्स टू h/h, 1/√3 इक्वल्स टू h/x। जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे लिख लेंगे, h रखना हो तो h/√3 रखेंगे, x रखना हो तो √3 h करेंगे, छोड़ दो उसको यहाँ। इन ट्राइंगल नेक्स्ट वाला BCE, देखते हैं इस ट्राइंगल में क्या हो रहा है, क्या बना tan 45 इज इक्वल्स टू h+8/x।
क्लियर। 1 इक्वल्स टू h प्लस 8 अपॉन x, इसको ले लिया था x इक्वल्स टू h प्लस 8। निकालनी दोनों ही चीजें, x भी निकालना और h भी निकालना। अगर h लेता हूँ तो कितना आया, x अपॉन √3, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर x निकालूं तो क्या आएगा, √3। ठीक है, x इक्वल्स टू क्या आया, √3h। यहाँ से ले लिया √3h माइनस h इक्वल्स टू 8, h कितना आ गया, h इक्वल्स टू 8 अपॉन √3 माइनस रैशनलाइज। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था कि हमें रैशनलाइज तो हर जगह करना ही है, उसके बाद में जो भी आंसर निकले कोई दिक्कत नहीं। 3 माइनस 1 2 हो गया, 2 से काटा 4 टाइम तो 4 √3 प्लस 4 मीटर, और सीधा रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, 4 इंटू √3 प्लस 1, क्योंकि √3 इसने दे रखा है। क्या क्वेश्चन में √3 दे रखा है क्या, वैल्यू का नहीं दे रखा, तो अपने ऐसे छोड़। नाउ नेक्स्ट वन आ जाएगा h, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो कितना था, √3 इंटू 4 √3 प्लस 4, 4 √3 इंटू √3 12 प्लस 4 √3 मीटर, और ब्रैकेट में छोड़ो तो 4 √3 कॉमन, √3 प्लस 1, दोनों आंसर करेक्ट है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब देखो, अगर तुम लोग यहीं पे करके खत्म कर दोगे तो फिर गलती में रह जाओगे। क्यों, क्योंकि इसने क्या पूछा है, बिल्डिंग की हाइट पूछी। हाइट कितनी है, h प्लस, ना कि h। ये तो h निकला, x निकला, हाइट ऑफ बिल्डिंग भी निकालनी। तो हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कितना आया, CE h प्लस, ये कितना, 4 प्लस 8 दैट इज 4 √3 प्लस 12। तो ये चीज यहाँ से भी क्लियर समझ में आ रही है कि दोनों क्या होंगे, बराबर, क्योंकि 45 डिग्री एंगल और 10 45 क्या होता है, बराबर बराबर बनाता है, दिस पार्ट और दिस पार्ट इक्वल। x आया जितना ही, बिल्डिंग की हाइट भी आनी है। क्लियर, ये फाइनल आंसर है। हाँ, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7 ऑन द ब्रिज अक्रॉस अ रिवर। ब्रिज जो है रिवर के अक्रॉस है, ये तो मेरी रिवर बन गई, ये इसके ऊपर एक ब्रिज लग गया। ठीक है, बात समझो, ये रिवर फ्लो हो रही है, हम मान सकते हैं इसके ऊपर एक ब्रिज लगा हुआ है ना। तो ये ब्रिज यहाँ तक लगा दिया मैंने, मान लिया। आगे क्या बोल रहा है वो देखो, ये कह रहा है इसके अंदर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 and 45। पॉइंट जो ब्रिज के ऊपर है, मैंने पॉइंट ब्रिज के ऊपर मान लिया, जो रिवर है उसके बैंक, ये रिवर का 30 और 45। स्पेसिफाई तो नहीं किया कि भाई इसका कौन सा, दोनों तरफ दे दिया, एक इधर मान लिया 30 और 45। आगे क्या कह रहा है वो अपने को, इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, बैंक से इसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर है। तो आपको क्या निकालनी है, रिवर की विड्थ। तो रिवर की विड्थ क्या आएगी, ये निकल गई, यहाँ से नीचे ले लिया। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो ये कितना आ गया 45, और ये कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, वाई ए बी सी डी, ये 90, ये भी 90। इन ट्राइंगल ए बी डी tan 45 इक्वल्स टू 3/x। क्लियर, 1 इक्वल टू 3/x, तो x कितना आ गया 3 मीटर। ठीक है, इन ट्राइंगल BCD tan 30 इक्वल्स टू 3/y, 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 3/3 विड्थ ऑफ रिवर ABC, तो AC। ठीक है, AB प्लस 3 प्लस 3 √3 है, x प्लस वाई लिख लो, कोई बात नहीं, 3 कॉमन, √3 प्लस 1 मीटर। ये इसका फाइनल आंसर है। क्लियर, किसी को कोई डाउट हो पूरे चैप्टर में कहीं पे भी पूछ सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं, क्लियर, बाय बाय।